नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरोवा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य के एक पाठ के प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। प्रश्नोत्तर कौन से पाठ के होंगे इसका जिक्र आप यहाँ देखेंगे। पाठ का नाम है विदाई संभाषण, जिसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त का एक संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। नाम क्या है उसका? शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें होता क्या है, ये शिव शंभू नाम का एक नशेड़ी आदमी है और वह नशे में होने के कारण से सारी बात जो बिना लाग लपेट के और बिना किसी झिझक के कहता है, वो हर व्यक्ति से कहता है। जो भी बाल मुकुंद गुप्त को या शिव शंभू को लगता है कि ये आदमी गलत है, सही काम नहीं कर रहा, तो उसके विषय में वो अपनी मन की बात कह देता है। एक्चुअली वो बात कहते तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, लेकिन उन्होंने शिव शंभू नामक एक चरित्र की वहां पर रचना की थी। तो शिव शंभू के चिट्ठे नाम से संग्रह से ये विदाई संभाषण लिया गया है एक और इसी के प्रश्नोत्तर पर हमें बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कर्जन को, लॉर्ड कर्जन जो कि ब्रिटेन की तरफ से भारत में गवर्नर जनरल था, को कहना चाहते हैं कि हमारे देश के पशु पक्षी या मनुष्य अपने संगी साथियों से अपनेपन की भावना रखते हैं। साथ रहते रहते भले ही वे आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें, जैसे दो भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा खूब करते हैं घर में, लेकिन जिस दिन बहन की शादी होती है, वो विदा होती है, तो भाई की आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम अटूट होता है। इसी कारण बिछड़ने के समय उन्हें दुख का एहसास होता है और वे अपने साथी से बिछड़ने के समय भावुक, मायूस एवं उदास हो जाते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि अपनापन हमारे देश की मूल प्रवृत्ति है, कि हमारे देश के लोगों की मूल प्रवृत्ति है अपनापन। अगला प्रश्न है, 8 करोड़ करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेदन, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ा करना, विभाजित करना, विभाजित या विभाजन या विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत किया गया है? यदि आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो इतिहास में इस बात का जिक्र है, बंगाल का विभाजन। तो इस पंक्ति में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत किया गया है। कर्जन ने अपनी मर्जी से बंगाल के को दो टुकड़ों में विभाजित करना चाहा। वहां की 8 करोड़ जनता ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, लेकिन कर्जन ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के चलते, डिवाइन एंड रूल के चलते बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम जनता में दरार पैदा कर दी थी। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आप इस घटना का यदि रिमाइंड करेंगे, उसको दिमाग में स्मृति में लेके आएंगे, तो आप पाएंगे कि वे एक अफसर को, अपनी पसंद के अफसर को एक महत्वपूर्ण पद पर लगाना चाहते थे। ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया, तो इन्होंने गुस्से में आके, नाराज होके, या पर राजस्थानी में कहा तो रूस के, और क्या करो, बोले मुझ इस्तीफा देशू, नौकरी छोड़ छू। तो ब्रिटेन की सरकार बोली लिखो भाई जी, और वही बात हमें यहाँ लिखनी है। तो लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन अपनी पसंद के फौजी अफसर को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करवाना चाहते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब दबाव बनाने हेतु, मतलब रूस को तो यूं थर पर दबाव बने, तो दबाव बनाने हेतु कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, तो सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन को अपना पद छोड़ना पड़ा था। आगे लिखते हैं, विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को उनकी स्थिति से अवगत करवाते हुए लिखा है कि आपको हमारे देश में ये बहुत मान सम्मान मिला। आपका सिंहासन सोने का था। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और ऊंचा होता था।
बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी सेवा में हाथ बांधे खड़े रहते थे। आप जिसे चाहते उसे ऊंचे पद पर बैठा सकते थे और जिसे चाहते उसे मिट्टी में मिला सकते थे। एक तरफ आपकी वो आन बान शान थी और दूसरी तरफ आपकी सिफारिश पर एक फौजी अफसर न लगाया गया कि इतने बड़े आन बान शान वाले व्यक्ति की सिफारिश पर एक अफसर नहीं लगाया गया, बल्कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो लेखक का आशय है कि बुरा समय आने पर हर घमंडी व्यक्ति का हाल ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच, यहाँ का मतलब भारत के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? कि लेखक द्वारा ईश्वर या परम सत्ता को तीसरी शक्ति के रूप में माना गया है। उनका मानना है कि दुनिया की समस्त चीजें उसी के द्वारा संचालित होती हैं। उसकी मर्जी के आगे न भारतीय जनता की चलती है और न ही लॉर्ड कर्जन की। आगे लिखते हैं, अगला प्रश्न है, नादिर से बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? तो पहली तो बात यह है कि नादिर कौन था, और नादिर की बात, नादिर से परिचय प्राप्त करने के बाद हम पाएंगे कि नादिर और कर्जन में समानता क्या है, और उस एक समानता पर, उस एक जिद पर हम देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन से व्यक्ति में जिद ज्यादा थी। देखते हैं, नादिर शाह ईरान का शासक था। उसकी तानाशाही के कारण ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली को भी उसी ने भेजा था। जब उसने दिल्ली में कत्ल ए आम, मतलब आम आदमी का कत्ल करना शुरू किया, तो दिल्ली के शासक आशफ जहां की प्रार्थना पर उसने कत्ल आम रोक दिया था। लेकिन बंगाल विभाजन के मामले में कर्जन ने 8 करोड़ लोगों की एक न सुनी। इससे लगता है कि नादिर शाह और कर्जन में नादिर शाह ज्यादा उदार था और कर्जन ज्यादा उद्दंड था, कर्जन ज्यादा जिद्दी था। देखो मतलब क्या हुआ कि नादिर शाह ने भी कत्लेआम किया और ये इसने क्या किया, इसने बंगाल का विभाजन किया। नादिर शाह से आसफ जहां ने प्रार्थना की, इसने कत्लेआम रोक दिया। यहां से 8 करोड़ लोगों ने बंगाल विभाजन रोकने की बात कही, लेकिन इसने नहीं रोका, विभाजन चालू रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों की बात जहां चलेगी वहां नादिर शाह कर्जन की अपेक्षा कुल मिलाकर ठीक था। हो सकता है इस पंक्ति के संदर्भ में हम ये बात करेंगे। यदि बड़े परिप्रेक्ष्य में उसका अवलोकन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए तो बात अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम इस पाठ के आधार पर कह सकते हैं। सातवां प्रश्न, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? कि शासन किसे कहते हैं? आंख बंद करके अपनी मर्जी में मन में आया वो हुक्म चला दिया, क्या उसी का नाम है शासन है? इस पंक्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि शासन क्या है। तो शासन से आशय है किसी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र विशेष में सुव्यवस्थित एवं न्यायोचित प्रणाली लागू करना। ये व्यवस्था या प्रबंध वहां की जनता के हित और इच्छाओं को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं, क्योंकि शासन चलाने वाला व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होता है। यदि कोई शासक जनता की इच्छा व हितों के विरुद्ध जाकर काम करता है, मन मर्जी चलाता है, जनता की आवाज को अनसुना करता है, तो उसे शासन चलाना नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार की तानाशाही कहलाएगी। कर्जन का शासन भी इसी प्रकार की तानाशाही था। विदाई के समय लेखक कर्जन से क्या अपेक्षाएं कर रहा था, मतलब जब विदा हो रहे थे तो क्या अपेक्षा, क्या आशाएं थी लेखक को लॉर्ड कर्जन से कि कर्जन क्या करके जाएंगे? तो भारत से विदा होते कर्जन से लेखक चाहता था कि वह जाते जाते भारत की महिमा का बखान करे कि भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ की भूमि को प्रणाम करे तथा जनता से माफी मांगे। किस बात की? बंगाल विभाजन करने की, जनता पर अत्याचार करने की, जनता का शोषण करने की। यहाँ रहते समय जो सुख वैभव भोगा उसके लिए कृतज्ञता या आभार भी व्यक्त करे कि यहाँ उसने जो कुछ सुख, जो सुख चैन उसने यहाँ पर पाया है उसके लिए भारत के लोगों का आभार व्यक्त करे कि हे भारतवासियों, मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने 4-6 साल महीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं दी। इस प्रकार की अपेक्षाएं लेखक कर्जन से कर रहे थे। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणा धने उत्पादक, करुणा धने उत्पादक, करुणा का उत्पादन
करने वाला। इसका मतलब ये होता है कि बड़ा ही बिछड़ते समय मन में बड़े ही दया द्रवित कर देने वाले भाव आते हैं। बिछुड़न समय अर्थात विदाई का समय बड़ा ही करुणाजनक होता है। जब भी कोई किसी अपने से अलग होता है तो हमारे मन में अपनापन एवं प्रेम भाव जागृत हो उठते हैं। साथ रहते समय भले ही कभी कोई झगड़ा हो गया हो, लेकिन विदाई के समय उन सब बातों को भुलाकर प्रेम भाव को महत्व देने लगते हैं। कोई कड़वी याद, झगड़ा या मनमुटाव हो तो उसे भुला देते हैं। इससे पता चलता है कि बिछुड़न समय बड़ा ही करुणोत्पादक माना जाता है। तो दोस्तों, बच्चों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर इससे अगले वाले पार्ट के प्रश्नोत्तरों पर बात करने के लिए उपस्थित होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले साल 12वीं कक्षा में आपके लिए हम ठीक ठाक साबित हो सकते हैं। हालांकि उस समय उम्मीद कर रहे हैं पूरी कि स्कूल शुरू से लगेंगे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 12वीं के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी कमर कस लीजिएगा। 24 से अप्रैल 2022 से आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। चलिए, शब्बा खैर, अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।